विद्यार्थीगण नमस्ते। SPPI ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज से हमारे YouTube चैनल पर बिहार बोर्ड इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज चालू हो रही है। इसी कड़ी में आज हम लोग इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर की व्याख्या को देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, प्रश्नोत्तरी शुरू होने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या होती है? राष्ट्रवाद एक आधुनिक धारणा है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का सूत्रपात करती है। लोगों को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उनका नेशन, उनकी नेशनलिटी, उनकी राष्ट्रीयता एक है। तो इस अध्याय में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में देखेंगे। बाद के अध्यायों में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में भी जानेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण अलग थे। राष्ट्रवादी भावना पनपने का अलग कारण था। वहाँ पर समाज 3 भागों में बटा हुआ था, जिसको 3 स्टेट्स भी कहा जाता है। 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। यूरोप का कारण अलग था। भारत या और भी जहाँ यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश बनाया था, वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना तब उत्पन्न हुई जब औपनिवेशिक शक्तियों ने इन देशों का दोहन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ के लोगों को लगा कि हमारा एक कॉमन दुश्मन जो है, एक कॉमन एनिमी जो है, ये जो देश हम पर कब्जा किया है, जो देश हमको उपनिवेश बनाया है, वो है। और इस तरह से वहाँ राष्ट्रवाद की भावना का सूत्रपात हुआ। लेकिन ये अध्याय जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के अलग कारण थे। क्या कारण थे उन पर अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन चूँकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो है, इसीलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, 1789 की क्रांति से पहले फ्रांस में किस प्रकार की सरकार काम कर रही थी? तानाशाही, मिलिट्री, फ्रांसीसी नागरिक का निकाय, राजतंत्र, किस प्रकार की शासन थी? तो 1789 की क्रांति से पहले फ्रांस में हम लोग जानते हैं कि राजतंत्र थी और वहाँ पर बूर्गो राजवंश के राजा लुई 16 का राज चल रहा था। दूसरा प्रश्न है, एले जर्मनी में मापने की इकाई का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता था? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वजन को मापते हैं किलोग्राम में, किसी चीज़ दूध को मापते हैं लीटर में, कपड़ा को मापते हैं मीटर में अपने यहाँ। तो एले भी एक मापने की इकाई थी। उसका उपयोग जर्मनी में किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता था? पहला कपड़ा, दूसरा धागा, तीसरा भूमि और चौथा ऊंचाई। तो इसका सही उत्तर होगा कपड़ा। कपड़ा मापने के लिए एले का उपयोग किया जाता था। हमारा तीसरा प्रश्न है कि 1834 में प्रसा में शुरू हुई जोल्वेराइन क्या थी? ए ट्रेड यूनियन, बी सीमा शुल्क संघ, सी श्रमिक संघ और डी किसान संघ। तो इसका सही उत्तर होगा ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब होता है व्यापारियों की संस्था। क्या होता है? व्यापारियों की संस्था। जोल्वेराइन एक ट्रेड यूनियन थी। चौथा प्रश्न है, जंकर्स कौन थे या जंकर्स किन को कहा जाता था? ए सैनिकों को, बी बड़े भूस्वामियों को, तीसरा अभिजात वर्ग के लोगों को और डी बुनकरों को। तो जंकर्स जो है वो बड़े भूस्वामियों को, मतलब जिनको अपने यहाँ जमींदार कह सकते हैं, उनको यूरोप में जंकर्स कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह की शक्तियों ने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था? पहला है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रूस। दूसरा है इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन और रूस। तीसरा है ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन। और डी है
ब्रिटेन, प्रसा, रूस और इटली। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन ने सामूहिक रूप से मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की लड़ाई में हराने का काम किया था। और इसी लड़ाई के बाद वियना सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसके बारे में इसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? पहला है ऑस्ट्रिया प्रसा, दूसरा है प्रसा डेनमार्क, तीसरा है प्रसा फ्रांस और चौथा है इटली रोम। तो इसका सही विकल्प होगा वो होगा प्रसा फ्रांस। प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रसा पर आक्रमण कर दिया था और इसी कारण से प्रसा और फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ए नेपोलियन, बी हिटलर, सी मेटरनिख और डी गैरीबाल्डी। तो इसका सही उत्तर होगा मेटरनिख। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था और 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजनीति में मेटरनिख इतना हावी रहा, इतना प्रभावित किया उसने यूरोप की राजनीति को कि इस कालावधि को, इस समय अवधि को यूरोप की राजनीति में मेटरनिख युग के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रांस छींकता है, इसका मतलब ये है कि फ्रांस में होने वाली घटनाओं का सीधा प्रभाव यूरोप के बाकी देशों पर भी पड़ता था। इसीलिए विशेष अर्थ में इन्होंने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ए में निरंकुश शासन, बी में मनसबदारी प्रथा, सी में निरंकुश व्यवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहला विकल्प निरंकुश शासन। निरंकुश शासन मतलब निरंकुश शासन, सबसे पहले जान लीजिए ऑप्शंस के बारे में। निरंकुश, निर प्लस अंकुश मतलब जिस राजा पर किसी का अंकुश न रहे, जिस पर किसी का रोक न लगे, उसको कहेंगे निरंकुश शासन। दूसरा होता है मनसबदारी प्रथा या उसी को जागीरदारी प्रथा भी कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण जो था वो था निरंकुश शासन। किस राजा का निरंकुश शासन? तो लुई 16वां का निरंकुश शासन। लुई 16वां कहता था आई एम स्टेट माई एवरी वर्ड इज लॉ, मतलब मैं ही राज्य हूँ और मैं जो भी कह दूँ वो कानून है। और इसी निरंकुश व्यवस्था के कारण फ्रांस में 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ए काउंट काबूर, बी गैरीबाल्डी, सी में भी गैरीबाल्डी दे दिया गया है, दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प आप होगा ऑप्शन ए काउंट काबूर। काउंट काबूर। अब काउंट काबूर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इटली का एक कूटनीतिज्ञ था, राष्ट्रवादी था और उसे लगता था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी जो रास्ते का पत्थर है, कबाब की हड्डी है, वो ऑस्ट्रिया है। और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए उसने इस प्रकार की कूटनीतिक चाल चली कि इटली की समस्या को न केवल अपने देश की समस्या रहने दिया बल्कि पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। और इसीलिए काउंट काबूर को कहा जाता है कि इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा उनका योगदान था और उन्होंने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। हमारा अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ए में मेटरनिख, बी में नेपोलियन बोनापार्ट, सी में हीगेल और डी में कार्ल मार्क्स। देखिए वियना सम्मेलन कब हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट को जब ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन ने मिल करके हराया था, तो उसी हराने के बाद जो चारों देशों ने मिल के हराया था उनके प्रतिनिधियों का मतलब रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों का बैठक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी। और जाहिर सी बात है कि इस सम्मेलन का अध्यक्ष जो था ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, पुराने विचारों को मानने वाला था,
वो था। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यूरोप की राजनीति में 1815 से 1848 ईस्वी तक मेटरनिख इतना हावी रहा कि इस समय अवधि को यूरोप की राजनीति में मेटरनिख युग के नाम से भी जाना जाता है। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख रूस का जार, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला प्रश्न है, यंग इटली नाम की संस्था की स्थापना कब हुई थी? ए 1832 में, बी 1831 में, और सी 1833 में, डी 1834 में। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं करना है, सब 1830 और 35 के बीच है। इसका सही उत्तर होगा 1831 में। और यंग इटली नाम की संस्था की स्थापना मेजनी ने की थी। आपको मालूम होगा जो यंग इटली नाम की संस्था की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न भी हम देखेंगे इसी से संबंधित। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, बिस्मार्क ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, और इनमें से कोई नहीं। तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। और यंग यूरोप नाम की संस्था का स्थापना भी मेजनी ने ही किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बोनरी थी, मतलब कार्बोनरी क्या थी? ए में ऑस्ट्रिया का संगठन, बी में जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन, सी में इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन, कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प जो होगा सी होगा, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। मतलब कार्बोनरी इटली में क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है ए 1810 ईस्वी में, बी है 1812 ईस्वी में, सी है 1910 ईस्वी में, और डी है 1885 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जो है 1810 ईस्वी में कार्बोनरी नाम के संस्था की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? ए है सहयोग की नीति, बी लौह और रक्त की नीति, सी सुलह कुल की नीति, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, लौह और रक्त की नीति। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति के अपनाई। इसी से संबंधित एक प्रश्न है, अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखिएगा। प्रश्न यह है कि भारत का बिस्मार्क किस राजनेता को कहा जाता है? एक बार दोबारा सुन लीजिए प्रश्न, भारत का बिस्मार्क किस राजनेता को कहा जाता है? अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए बिस्मार्क ने, बी मेजनी ने, सी नेपोलियन बोनापार्ट ने, और डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले बता चुका हूँ, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जर्मनी के जो नेता थे, चांसलर थे, बिस्मार्क ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मेजनी, बी गैरीबाल्दी, सी काउंट काबूर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसका सही विकल्प बता देता हूँ। इसका सही विकल्प होगा, इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। मेजनी के बारे में आप जानते होंगे कि इन्होंने ही यंग इटली और यंग यूरोप नाम के संस्था का स्थापना किया था, और ये चाह रहे थे कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन अपने मकसद में ये कामयाब नहीं हो सके। लेकिन भले ही कामयाब न हो सके, उन्होंने एक दिशा जरूर दे दी, और इस तरह से क्या हुआ कि आगे जो आने वाले क्रांतिकारी थे उनके लिए इन्होंने एक मार्गदर्शन का काम किया। इनसे सीख लेकर उन लोगों ने अंततः इटली के एकीकरण में सफलता पाई। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ए है फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा
इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध? ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ऑस्ट्रिया था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था, पुरातनपंथी विचारों का समर्थक था और वो नहीं चाहता था कि यूरोप में गणतंत्र आए, यूरोप में लोकतंत्र आए और यूरोप के जो देश टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे उनका एकीकरण हो। हमारा अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक क्या था? ए में है सिपाही, बी में किसान, सी में जमींदार और डी में नाविक। सबसे पहले इसका सही विकल्प हम लोग देख लेते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और जब दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण हो रहा था तो इन्होंने एक स्वयंसेवकों की सेना बना करके, स्वयंसेवक मतलब बिना ऐसे सेना जिनको वेतन नहीं दिया जाता था, स्वयंसेवक थे, अपने मन से सेना में भर्ती हुए थे, उनकी सेना बनाकर उन्होंने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। सिसिली और नेपल्स इटली के दक्षिणी प्रांत थे और वहाँ एकीकरण का काम किया। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। और एक मज़ेदार बात आप लोगों को बता दूं कि जब गैरीबाल्डी ने स्वयंसेवकों की सेना बनाई और दक्षिणी इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर कब्जा करने के लिए गए तो वहाँ के किसानों ने भी उनका साथ दिया। लेकिन किसान जो है राष्ट्रवाद क्या होता है ये भी नहीं जानते थे, राष्ट्रवाद के बारे में नहीं जानते थे और विक्टर इमैनुअल का भी नाम नहीं सुनते थे। और इटली में जो राष्ट्रवादी भावना का एक शब्द था इटालिया, इटालिया का वो लोग जानते थे ला टालिया, और उनको लगता था कि ला टालिया जो है यहाँ के राजा विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम था। मतलब किसान सपोर्ट तो कर रहे थे लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये क्यों आक्रमण किया जा रहा है, ये राष्ट्रवादी भावना क्या होती है, ये इटालिया क्या होता है, इसके बारे में किसान कुछ नहीं जानते थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ए हैदर अली, बी हैदर अली का ही बेटा था टीपू सुल्तान, सी है सफदरगंज और डी है शिवाजी। तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर के राजा, मैसूर के शासक, हैदर अली के पुत्र। इन्होंने यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर भारत में भी जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। जिस तरीक़ा से यूरोप में जैकोबिन क्लब्स की स्थापना हुई थी उसी से प्रभावित होकर इन्होंने भी क्या किया था कि इंडिया में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है और इन्होंने कहा था कि 100 दिन भेड़ियों की जैसे जीने से बढ़िया है कि एक दिन हम शेर की तरह जिएं। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इसका पहला विकल्प है 1810 ईस्वी में, दूसरा विकल्प बी में 1890 में, सी 1841 में और डी 1871 में। इसका सही उत्तर होगा जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पहला विकल्प है 1863 में, बी है 1864 में, सी है 1871 में और डी है 1876 में। तो इसका सही विकल्प होगा 1871 विकल्प नंबर सी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ए में है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी प्राग की संधि, सी डेनमार्क की संधि और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो विकल्प होगा इसका होगा विकल्प ए फ्रैंकफर्ट की संधि। अर्थात फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ही जर्मनी की एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? ए गैरीबाल्डी, बी मेजनी, सी कोसुथ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए गैरीबाल्डी। इटली की एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है।
गैरिबाल्दी के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि पेशे से वे नाविक थे, और जब इटली के दक्षिणी प्रांतों सिसिली और नेपल्स पर कब्जे की बात आई तो इन्होंने स्वयं सेवकों की एक सेना बना करके और स्वयं सेवक दस्ते में वहाँ के किसानों को भी शामिल किया और वहाँ अपने देश को एकजुट करने में उन्होंने योगदान दिया। और इसी योगदान के कारण इटली की एकीकरण की तलवार गैरिबाल्दी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ए बुर्बो राजवंश, बी हब्सबर्ग राजवंश, सी जारशाही और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा उत्तर होगा बुर्बो राजवंश। हम लोग जान चुके हैं कि 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बाद बुर्बो राजवंश के राजाओं को हटा दिया गया था। वहाँ के राजा लुइस 16 को गुलेटिन नाम के एक यंत्र पर काट करके फांसी दे दिया गया, उसको मृत्युदंड दे दिया गया था। लेकिन जब वियना कांग्रेस हुई तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था, मतलब पुरानी व्यवस्था को बनाना चाहता था, उसने क्या किया, नेपोलियन को हराने के बाद 1815 के वियना कांग्रेस में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उन्हीं फैसलों में एक था वियना कांग्रेस के बाद उन्हीं फैसलों में से एक था बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना का फैसला। अतः फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई वियना कांग्रेस के द्वारा। इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही देखेंगे। इसी अध्याय का दूसरा भाग बहुत जल्द इसी सप्ताह में आ जाएगा। इस वीडियो में हमने मुख्यतः जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में देखा। अगले में हम लोग यूनान के एकीकरण के बारे में और हंगरी में राष्ट्रवाद के बारे में, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के बारे में और यूरोप के बाकी जो छोटे देश थे, जो भी देश थे, वहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाओं के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो एक बार फिर से अनुरोध है कि इसको शेयर करें और अच्छी लगे हो तो लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।